नमस्कार प्यारे बच्चों आज हम करने जा रहे हैं आपकी हिंदी व्याकरण का बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक रस के विषय में बहुत से बच्चों को बहुत सी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि जब आप अपनी पुस्तक में इनकी परिभाषाओं को पढ़ते हैं तो बहुत से बच्चों के ये सवाल थे कि रस क्या होते हैं, इसका अर्थ क्या होता है मैम, हमें समझ नहीं आ रहा है। तो इसलिए आज मैं रस का टॉपिक आपके सामने लेकर आई हूँ, जिसे कि हम बहुत ही मज़ेदार तरीके से पढ़ेंगे, बहुत सी बातें जानेंगे इसके विषय में। तो हम शुरू कर रहे हैं आपका टॉपिक रस। और मैं ये चाहूँगी कि आप सभी बच्चे अपने अपने नोटबुक और अपने पेन को अपने हाथ में रखिएगा, क्योंकि जो भी मैं लिखवा रही हूँ इस रस के विषय में जो क्वेश्चन हैं ये आपके सब आपकी परीक्षा में आने वाले हैं। तो इसलिए सभी बच्चे अपने हाथ में अपने कॉपी पेन रखेंगे, पहले समझेंगे फिर आप उन्हें नोट कर लीजिएगा। तो आपका टॉपिक है रस के विषय में अगर हम बात करें तो किसी भी चीज़ का निचोड़, किसी भी पदार्थ का निचोड़ जो है वो रस कहलाता है। तो रस के विषय में सबसे पहले हम ये जानें कि रस का अर्थ क्या होता है, इसकी परिभाषा क्या होती है। तो बच्चों हम पहला प्रश्न देख रहे हैं कि रस किसे कहते हैं और इसकी परिभाषा दीजिए। अर्थात कि रस जो है उसका अर्थ क्या है। तो रस का अर्थ है बच्चों आनंद। रस का मतलब होता है मज़ा। जब आप कोई भी फिल्म या कोई नाटक देख रहे होते हैं तो जिस चीज़ को आपको देखकर मज़ा आता है, आनंद का अनुभव होता है, वही रस होता है। तो रस का जो अर्थ है वो है आनंद। अर्थात किसी कविता को, कहानी को पढ़ने, सुनने या किसी नाटक आदि को देखने से जिस आनंद की अनुभूति होती है उसे रस कहते हैं। आनंद की अनुभूति का मतलब जो आनंद का अनुभव होता है, जो एहसास होता है, जो खुशी का जो एहसास होता है उसे हम रस कहते हैं। ये किसी भी प्रकार का हो सकता है। देखो बच्चों, जब भी हम कोई कविता, कहानी, नाटक या उपन्यास पढ़ते हैं या कोई फिल्म ही देख रहे होते हैं तो हम अपने आप को भूल जाते हैं। हम स्वयं को भूलकर उनके पात्रों के साथ अपना जो है एक संबंध स्थापित कर लेते हैं। हमें ऐसा लगता है कि जैसे फिल्म के अंदर जो नाटक चल रहे हैं, फिल्म के अंदर जो पात्र हैं वो हम खुद हैं। कुछ पात्रों को जिनको हम चाहते हैं, हम चाहते हैं कि ये हमारा बहुत अच्छा हीरो है, हमारा पसंदीदा हीरो है, तो हम उसका तो चाहते हैं कि भला होना चाहिए, कि उसका कल्याण होना चाहिए। और जिन पात्रों को जो है हम पसंद नहीं करते, जो विलेन का रोल करते हैं, तो ऐसे पात्रों की हम जो है, ऐसे जो कैरेक्टर होते हैं उनकी हम पराजय चाहते हैं। हम चाहते हैं कि ये हार जाए और किसी तरीके हमारा हीरो जीत जाए। तो ऐसे जब हम उनके सुख दुख, उनकी घृणा और द्वेष, उनके लड़ाई झगड़ों के साथी बन जाते हैं और ऐसा अनुभव करने लग जाते हैं कि ये सब की सब घटनाएं मानो हमारे साथ घटित हो रही हैं, तो ऐसी अवस्था में हम पूरी तरह से तल्लीन हो जाते हैं, पूरी तरह से मग्न होकर एक प्रकार के आनंद का अनुभव करने लगते हैं और उसी आनंद विशेष को हम रस कहते हैं। अक्सर बच्चों जो रस हैं ये काव्य रचना में जो है ज़्यादा महत्व रखते हैं, क्योंकि काव्य रचना के आवश्यक जो अंग हैं वो हैं छंद और अलंकार, और छंद और अलंकारों की तरह रस भी इसका एक आवश्यक अंग होता है। तो इनका प्रयोग जो है वो काव्य के सौंदर्य और आनंद में जो है अभिवृद्धि का काम करता है, यानी कि उनकी सुंदरता को बढ़ाने का काम करता है। तो साधारण शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि रस जो है वो किसी पदार्थ का निचोड़ होते हैं, यानी कि किसी पदार्थ के निचोड़ को हम रस कहते हैं। तो इसी प्रकार से जो चीज़ जो है हमें आनंद देती है और उसी प्रकार का जो काव्य में जो आनंद की अभिवृद्धि होती है वो है काव्य का रस कहलाता है। और ये काव्य में जो प्राप्त होने वाला आनंद है, ये रस जो है ये लौकिक नहीं होता बल्कि अलौकिक होता है। यानी कि जिस चीज़ को आप जो है मज़ा ले रहे हैं, जिस चीज़ का आप आनंद उठा रहे हैं, इस आनंद को आप लौकिक रूप में तो किसी को नहीं दिखा सकते ना कि आपको कितना मज़ा आ रहा है। आपका जो वो आनंद का अनुभव करना है वो आपका आपके भीतर होता है। वो मज़ा जो है आपने जो लिया
उसका आप वर्णन जो है बाहर के लोगों तक नहीं कर सकते, ये जो है अलौकिक होता है। तो इसीलिए जो है रस जो होते हैं ये काव्य की आत्मा कहलाते हैं। और संस्कृत में भी कहा गया है वाक्यम रसात्मक काव्यम, अर्थात रस युक्त वाक्य ही काव्य कहलाता है। तो इस प्रकार से बच्चों रस वही होता है कि जब हम किसी कविता को या कहानी को या नाटक या फिल्म आदि को देखते हैं तो उसको देखने से हमें जिस आनंद की अनुभूति होती है उसे हम रस कहते हैं। इसके पश्चात अगर हम बात करें कि रस जो है वो उसका वर्णन सबसे पहले किसने किया, तो उसके विषय में हम जानेंगे। अगला प्रश्न है हमारा कि रस का जो सर्वांगीण विवेचन है यानी कि जो वर्णन है वो सर्वप्रथम किसने किया। तो बच्चों रस के विषय में सबसे पहले भरत मुनि ने बताया, जिन्होंने एक नाट्य शास्त्र नामक ग्रंथ लिखा था। भरत मुनि जो हैं ये भारतीय नाट्य शास्त्र और काव्य शास्त्र के आदि जो है आचार्य माने जाते हैं, प्राचीन विद्वान माने जाते हैं, जिन्होंने कि भारतीय नाट्य शास्त्र पर जो है ये नाट्य शास्त्र नामक ग्रंथ लिखा। और रस के बारे में सबसे पहले भरत मुनि ने अपने नाट्य शास्त्र ग्रंथ में बताया। भरत मुनि के अनुसार जो है 9 रस माने गए हैं। उन्होंने अपने नाट्य शास्त्र में जो है 9 रसों का वर्णन किया है। और उसके पश्चात जो है अगर हम बात करें कि रस जो हैं वो क्या हैं, रस की निष्पत्ति कैसे होती है, अर्थात जो है रस हमें कैसे महसूस होता है कि हमें इस चीज़ में जो है रस का अनुभव हो रहा है, वो है देखिए रस की निष्पत्ति किस प्रकार होती है। अब प्रश्न आपसे पूछा जाए, ये प्रश्न बहुत बार आपके पेपर में भी आता है कि रस की निष्पत्ति किस प्रकार से होती है। तो भरत मुनि के नाट्य शास्त्र के अनुसार उन्होंने एक परिभाषा दी थी, विभाव अनुभाव व्यभिचारी संयोगाद रस निष्पत्ति, अर्थात विभाव अनुभाव व्यभिचारी आदि भावों के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है, यानी कि रस की उत्पत्ति होती है। रस जो है उससे निकलता है कि जब विभाव अनुभाव और व्यभिचारी जो भाव हैं इनका जब आपस में संयोग होता है तो इसके संयोग से रस की निष्पत्ति होती है, रस का अनुभव होता है। अब आप कहेंगे कि विभाव अनुभाव और व्यभिचारी भाव कौन से होते हैं, तो बच्चों इसके विषय में मैं आपको इसकी अगली वीडियो में बताऊंगी। अभी हम केवल इतना जानेंगे कि इसमें जो है रस की निष्पत्ति किस प्रकार हुई। तो हम इसके विषय में जो सिंपल जो परिभाषा अगर हम आपसे प्रश्न पूछा जाए कि रस की निष्पत्ति किस प्रकार होती है, तो आप भले ही ये वाली लाइन जो है लिखें या ना लिखें, आप केवल इसके विषय में इतना लिखेंगे कि स्थायी भाव जब विभाव अनुभाव तथा संचारी भावों से परिपक्व होकर सहृदय यानी कि देखने सुनने या पढ़ने वाले के हृदय को तरंगित करता है तब रस की निष्पत्ति होती है। अर्थात कि जो स्थायी भाव होते हैं ये स्थायी भाव जब विभाव अनुभाव और संचारी भावों से परिपुष्ट हो जाते हैं यानी कि इनके प्रभाव में आ जाते हैं और इनके संयोग होने से जो है जो देखने वाला व्यक्ति है, सुनने वाला या पढ़ने वाला व्यक्ति है, उसका हृदय जब जो है झंकृत हो जाता है, तरंगित हो जाता है, उसमें भी उसी प्रकार की लहरें उठने लगती हैं, तब जो है वो रस की उत्पत्ति या निष्पत्ति होती है। अब प्रश्न पूछा जाता है कि रस के कितने अंग होते हैं, रस के कितने अवयव होते हैं। तो बच्चों रस के अवयव कितने हैं, रस के 4 अवयव माने गए हैं, 4 अंग माने गए हैं। पहला है स्थायी भाव, दूसरा है विभाव, तीसरा है अनुभाव और चौथा है संचारी या व्यभिचारी भाव, यानी संचारी भावों को व्यभिचारी भाव भी कहते हैं। तो ये रस के जो हैं 4 अवयव 4 अंग माने गए हैं, जिनके संयोग से रस जो है वो महसूस होता है, जिनके संयोग से जो है हमें रस की उत्पत्ति महसूस होती है। जी लगता है कि हमें जो है उस चीज़ में आनंद आया, यानी जैसी परिस्थिति हमारे सामने आती है वैसी ही परिस्थितियां जो हैं ये विभाव अनुभाव और संचारी भावों के संयोग से जो हमारे भीतर स्थायी भाव होता है वो स्थायी भाव पुष्ट हो जाता है और उससे जो है उस रस की अनुभूति हमें होती है। तो बच्चों इस वीडियो में आपने जाना कि रस के कितने अंग होते हैं। सबसे पहले आपने देखा रस किसे कहते हैं, उसकी परिभाषा क्या है, रस का विवेचन सबसे पहले किसने किया,
रस की निष्पत्ति किस प्रकार हुई और रस के कितने अंग हैं। तो बच्चों ये चारों अंग स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव, ये जो हैं रस के 4 अंग, जिन पर हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं स्थायी भावों पर जो है आपसे चर्चा करूंगी अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप जो हैं अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आप जो है ये रस के विषय में अगली वीडियो को झटपट पा सकें और उसे देख सकें और समझ सकें। तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेती हूँ। आप इन जो प्रश्नों को अपनी उत्तर पुस्तिका में नोट कर लें। तो सभी बच्चे घर पर रहें, सुरक्षित रहें, लेकिन हमसे जुड़े रहें। धन्यवाद।